अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम काम कर रहे थे और कूलम्स लॉ में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ था पार्ट ए में। आज पार्ट बी में कुछ डिस्कशन हम करेंगे कूलम्स लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है कि नहीं। तो अब लोग और करें, हमने पढ़ा था कि लेट सपोज हमारे पास ये एक Q1 है, पॉजिटिव चार्ज है, ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज R है। तो अब गौर करें, ये अगर इसको सोर्स माने तो ये इसको रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। और अगर इसको सोर्स माने तो ये हमारे पास ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और हम उस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2। और फिर इस फोर्स को और इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। लेट सपोज अगर इसका जो फोर्स है इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इस तरह। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर R12 हो जाएगा 1 से 2 की तरफ, यानी इसका फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो direction of the unit vector whose magnitude is 1 and it shows the direction of the force on Q2 by Q1, so वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हम इसका फोर्स जो यूनिट वेक्टर है अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो फिर इस डायरेक्शन में होगा, हमारे पास R21। तो ये हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यूनिट वेक्टर जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स। क्लियर। तो अब हम कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ को स्टडी कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चेक करें कि ये जो F12 है फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर 2 1 ठीक है। फ्रॉम चार्ज 2 तो चार्ज ये बुक में भी इस तरह 1 2 लिया हुआ है पहले। ठीक है, चले तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर 2 1 हो जाएगा, यानी चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ। और अगर हम ये फोर्स लिखें कि फोर्स ऑन 2 चार्ज 2 बाई चार्ज 1, वो भी इस तरह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर 1 2, यानी फोर्स डायरेक्शन जो है वो चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ है। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके ऊपर हमने बहुत एक्सेसिव डिस्कशन किया हुआ था। आज सिर्फ हम ये प्रूव करेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ है कि नहीं। तो आप लोग गौर करें, हमारे पास जो R21 है, R21 दैट इज नॉट इक्वल टू R12। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, चेंज है। ये देखें R21 इस डायरेक्शन में है और यानी R12 इस डायरेक्शन में है और R21 इस डायरेक्शन में है। समझ आ गई? तो आप लोग गौर करें कि अगर हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हो तो और उनका डायरेक्शन चेंज हो तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। ये कब इक्वल होंगे? लेट सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर जो है ये हमारे पास है R21 और ये हमारे पास है R12। अब ये दोनों वेक्टर जो है, ये दोनों यूनिट वेक्टर जो है वो एक दूसरे के बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। सॉरी यार, समझ आ रही है आप लोगों को? अब ये वेक्टर इस वेक्टर के कब बराबर होगा? अगर हम उसका
नेगेटिव वेक्टर ले लें, इसका नेगेटिव वेक्टर अगर हम ले लें तो इसका नेगेटिव वेक्टर फिर हमारे पास होगा -r21, ये इस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर पता चले। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि R12 कब R21 के बराबर होगा, जब ये नेगेटिव होगा, यानी उसका अपोजिट लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये देखो डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो R21 जो है, R21 देखो R21 इज इक्वल्स टू -R12, ये -R12 के बराबर है, ठीक है, R12 के बराबर है, या R21 अगर हम देखें R12 वो हमारे पास माइनस, चलिए सिंपल लिख देता हूँ, -R21 के बराबर है, -R21 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में ये नेगेटिव पुट कर ले यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू, इसके बजाय क्योंकि ये इसके भी बराबर है -R21, तो आप गौर करें, अगर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ और इसका माइनस निशान इधर लिखवा देता हूँ, तो फिर आप लोग गौर करें, ये बन जाएगा F21 इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21। और अगर आप गौर करें, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे F12 की वैल्यू है, F12 की देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 21। तो इसके बजाय मैं क्या पुट कर लूँगा, F21 पुट कर लूँगा, तो ये इस तरह बन जाएगा, देखो F21 इज इक्वल्स टू -F12। तो इसका मतलब ये हुआ कि F21 जो है वो F12 के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट के बराबर होगा। या इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर ये इसके नेगेटिव के बराबर है तो F21 जो है वो -F12 के F12 जो है वो -F21 के बराबर होगा, विच इज द कूलम्स लॉ। अच्छा जी, यहाँ तो ये प्रूफ हो गया कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि ये क्यों हो रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया। लेकिन आज इसको थोड़ा सा और एलाबरेट करते हैं कि ये क्यों इस तरह हो रहा होता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस फॉर्म अगर हम देखें तो वो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R के बराबर होगा, और इन दोनों के रिलेशन को अगर हम देखें, ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या किसी चार्ज फील्ड में जो एनर्जी होगी किसी दूसरे चार्ज की, उसका रिलेशन जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आप गौर करें कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, और अगर इसका पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है ये हमारे पास पॉजिटिव है। और अगर ये एनर्जी पॉजिटिव है तो अब ये U और R को हम सिर्फ कंपेयर करते हैं कि लेट सपोज ऊपर जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है और वो प्रोडक्ट जो है +20 आ रहा है। तो अब यहाँ पे R के साथ हम क्या करें कि ये जो एनर्जी है वो कम हो जाए और ये चार्जेस जो है वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल तब होगा जब इसकी जो एक्सेसिव एनर्जीज है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो अगर रिलीज हो जाए। जैसे कि ये एक मार्कर है, इसको अगर हम ज़मीन से दूर ले जाते हैं
तो इसका डिस्टेंस ज़मीन से दूर हो जाती है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और ये इनस्टेबल या अनस्टेबल हो जाता है। और अगर इसको हम ज़मीन के करीब ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है और ज़मीन के करीब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी ये ज़मीन के करीब होती चली जाएगी ये चीज़, तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें, अगर ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा और डिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज या दिस चार्ज वो डिक्रीज होगी और ये स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 5 है, तो u इज इक्वल्स टू 20/5 इज इक्वल्स टू 4 और अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर ले 20 कर ले तो u इज इक्वल्स टू 20/20 इज इक्वल्स टू 1। तो देखो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। जब ज़्यादा है तो ये अनस्टेबल है, और अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर ले, देखो डिस्टेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया, r डिस्टेंस से 5 से 20 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो कम हो गई। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस जो है या सेम चार्जेस जो है वो रिपल्शन ही करेंगे ताकि इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और उस जो एनर्जी है वो रिलीज कर दे और ये स्टेबल हो जाए। इसी तरह अगर हम नेगेटिव नेगेटिव को देखें, नेगेटिव नेगेटिव में भी यही फिनोमेना है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, देखिए ये माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगेन वही सिचुएशन आएगा अगर हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस है। ये जैसे मैंने आप लोगों को, चले थोड़ा सा मैं क्लियर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ये नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान भी रिपल्शन हो रहा है, तो आप कंसेप्चुअली इसको टैकल कर सकते हैं कि ये रिपल्शन क्यों हो रहा है इन दोनों के दरमियान। तो ये इसलिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, और स्टेबल तब होंगे जब इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये दूसरा वह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये अगेन पॉजिटिव देगा हमें, तो एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो ये देखें, अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, वो रिपल्शन करेगा। और यहाँ पे एक और बात भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये रिपल्शन होगा तो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा और इन दोनों के दरमियान या इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और ये मोर स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और बात जो है वो मैं आप लोगों को करना चाहता था कि ये जो रिपल्शन हो रहा है इसकी वजह से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रही है और ये चार्जेस मोर स्टेबल होते चले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ है कि के हर एक चीज़ जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इसी तरह अगर नेगेटिव नेगेटिव हो वो भी रिपल्शन करेगा और एक वो चार्जेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स है वो लगेगा और डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो कंसेप्चुअली आप लोग जहन में रखें कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हो, यानी सेम चार्जेस हो, ये सेम है ये भी सेम है, तो उनके दरमियान रिपल्शन होगा और डिस्टेंस इंक्रीज होगा। और डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये जो स्टेबिलिटी है इन चार्जेस में वो मज़ीद बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनका रिलेशन अपोजिट है, यानी इनवर्स रिलेशन है। और अगर एक तीसरा सिचुएशन हम इसमें स्टडी कर ले, वो तीसरा सिचुएशन फिर ये है, चले मैं वो इधर ही कर लेता हूँ। थर्ड नंबर सिचुएशन ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो और ये हमारे पास लेट सपोज सोर्स चार्ज, तो याद रखिए इस केस में जब हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो ये फोर्स जो है कूलम फोर्स वो रिपल्सिव होगा। और नंबर 2, द फोर्स डायरेक्शन will be
अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से अवे होगा। अब आप लोग देखें, अगर ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है, तो इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है। और अगर ये सोर्स चार्ज है तो फिर इस डायरेक्शन में ये अवे फ्रॉम द सोर्स होगा। और उधर भी इसी तरह फिनोमेना है। देखो, इसका रिपल्सिव फोर्स है, पॉजिटिव प्रोडक्ट आ रहा है तो अवे फ्रॉम द सोर्स, और ये भी अवे फ्रॉम द सोर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर ये इसी तरह पॉइंट्स नोट करें कि जो कूलम फोर्स है वो हमारे पास नेगेटिव अगर होगा, यानी ये नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्टिव होगा। और ये किस तरह नेगेटिव होगा, यानी माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव के बराबर आएगा। और जब नेगेटिव के बराबर आएगा तो ये याद रखें, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और नंबर 2, द फोर्स डायरेक्शन जो है, द फोर्स डायरेक्शन will be towards द सोर्स चार्ज के की तरफ होगा, सोर्स चार्ज की तरफ होगा। और अगर इसको हम इस तरह एनालाइज करें, जिस तरह हमने इसको एनालाइज किया कि ये क्यों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो डिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जीज है वो कम होती चली जाएगी और ये स्टेबल हो जाएंगे। कैसे, अब लोग ज़रा फिर अगेन देखें, ये हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। अगर हमारे पास दोनों का Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, लेट सपोज ये नेगेटिव आ रहा है, और ये हमें लेट सपोज -20 दे रहा है, -20, तो अगेन मैं इस -20 को इस तरह लिख सकता हूँ, -20 डिवाइडेड बाय आर। अब देखें, आर लेट सपोज हमारे पास 20 है, यानी ज्यादा है, तो यू हमारे पास -20 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमें देगा -1। अब ये -1 है, और एक दूसरा केस स्टडी करते हैं, इस डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं और ये 5 कर देते हैं। उस केस में हमने इसको ज्यादा किया, इस केस में कम कर रहे हैं, तो इसको देख इसका इफेक्ट आप लोग अभी एनालाइज कर लेंगे। -20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4 5 जा -4, तो 4 5 जा 20, तो -4 आ जाएगा। अब आप लोग देखें, यहाँ पे ये -1 है, ये ज्यादा है, और यहाँ पे -4 जो है ये कम है, क्योंकि नेगेटिव में जो ज्यादा नंबर होते हैं वो कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस 20 है, डिस्टेंस अगर 20 है, ये डिस्टेंस अगर रिड्यूस हो जाए, 5 हो जाए, तो ये जो एनर्जी है ये कम हो जाएगी, ये एनर्जी कम हो जाएगी और ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अगर रिड्यूस होना है तो इसमें अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन होगा तो ये डिस्टेंस इस तरह कम होता चला जाएगा, और ये माइनस जो चार्ज है वो इसके करीब आएगा, और ये डिस्टेंस हमारे पास 20 से 5 बन जाएगा। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग के ये सारा फिनोमेना जो है वो किस तरह हो रहा है। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जो रिपल्जन है उसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो उनकी एक्सेसिव एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो चार्जेस है वो स्टेबल हो जाएंगे। और इसी तरह इस केस में भी वही फिनोमेना है, और इस केस में डिस्टेंस को डिक्रीज होना चाहिए ताकि ये जो चार्जेस है इनकी एक्सेसिव एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारे पास स्टेबल हो जाए। तो ये वजूहात है कि कूलम्स लॉ में हम कहते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस या अपोजिट चार्जेस जो है अट्रैक्ट या रिपेल ईच अदर with a force which will be directly proportional to the product of the forces and inversely proportional to the square of the distance between them। तो सिंपल बात ये हो गई कि अगर हमारे पास दोनों चार्जेस सेम हो तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और ये रिपल्सिव होगा। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज हो गया, और ये रिपल्सिव होगा, और रिपल्सिव के साथ साथ इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है
वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो अवे फ्रॉम द सोर्स होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, उधर नज़र नहीं आ रही, जल्दी जल्दी मैं सिर्फ इसको सम अप कर देता हूँ, आप लोग गौर करें और फिर इसको ख़त्म कर देते हैं। देखो, ये जो बाद में मैंने बातें की इसका मतलब ये है, अगर दोनों चार्जेस सेम हो तो उनका प्रोडक्ट सेम है, तो इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स होगा, ये एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1। और उसका डायरेक्शन जो है, उस फोर्स का डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अवे अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। ये एक बात हो गई। और दूसरा जो एमसीक्यूज है वो आप लोग ये लिख सकते हैं नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2, कि अगर दोनों चार्जेस माइनस हो तो अगेन इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और यही बातें उसमें भी होंगी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इस केस में हमारे पास ये जो फोर्स है, इस केस में वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और इनका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी कहें, और जो और स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं वो भी कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस भेजें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाईज में जवाब दे दूं, और या उसके ऊपर एक दूसरी जो है वो वीडियो बनाऊं, लेक्चर वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ। थैंक यू वेरी मच।